नमस्कार, मैं हूं पलक रघुवंशी और आप देख रहे हैं आयुष्मान, जहां हर एपिसोड में हर बार की तरह आज भी हम आपके लिए लाए हैं स्वास्थ्य से जुड़ी एक खास जानकारी, जिसमें आज हम बात करेंगे बच्चों की आंखों से जुड़ी समस्या और उनकी सही देखभाल की। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बंसल हॉस्पिटल की बाल नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ईशा गुप्ता। डॉक्टर ईशा, आपका बहुत स्वागत है मसल न्यूज़ पर। हेलो, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबसे इस बारे में बात करने के लिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बच्चों की आंखों की सुरक्षा और देखभाल। बिल्कुल, चलिए तो आज के इस प्रोग्राम की हम शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले डॉक्टर ईशा, मैं यही जानना चाहूंगी कि हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो उसमें एडल्ट से क्या डिफरेंस होता है, किस तरह की उनकी बनावट होती है, किस तरह से देखभाल अलग होती है, वो आप एक्सप्लेन कीजिए पहले। तो हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की आंखें इज़ नॉट इक्वल टू स्मॉल अडल्ट आइज़, मतलब वो छोटे बड़े ऐसे नहीं होता है, वो बढ़ती हुई आंखें होती हैं। बड़ों की आंखें तो जैसी है वैसी की वैसी रहती है। बच्चों की आंखों को सही ट्रेनिंग, सही एनवायरनमेंट और सही न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अभी बढ़ रही हैं, वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुई हैं और उसमें जो दिमाग और आँख का रिश्ता है वो अभी कच्चा है। तो इस रिश्ते को हमें जो है पक्का अच्छे तरीके से करना है, इसीलिए ये डिफरेंट है। डॉक्टर ईशा, बच्चों की आंख और उनकी आईसाइट को लेकर पेरेंट्स किस तरह से अवेयर होना उनको जरूरी है, किस तरह की देखभाल उनको करना चाहिए, और जैसा कि आपने न्यूट्रिएंट्स का बताया, तो किस तरह का फूड बढ़ते हुए बच्चों को देना चाहिए? तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज की दुनिया में बिना आँखों के हम कुछ नया अनोखा नहीं सीख सकते हैं और किसी भी तरीके से पढ़ाई में, किसी भी काम में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन और विटामिन्स, जो कि बच्चों की आंखों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। खाने में इंश्योर करें कि ये दोनों चीज़ें शामिल हों, ड्राई फ्रूट्स शामिल हो, खूब पानी पिएं बच्चे, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी और जो चीज़ें हैं जैसे कि आदतें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे लिए बच्चों को दिन में एटलीस्ट 2 घंटा सूरज की रोशनी में बाहर खिलाना। वैसे सूरज की रोशनी नहीं, बाहर वर्ड भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चा दूर देख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पेरेंट्स ये ख्याल रखें कि ये सारी चीज़ें वो लोग कर रहे हों। बिल्कुल डॉक्टर ईशा, बहुत ज़रूरी जानकारी आपने दी कि बाहर खेलना ज़रूरी है क्योंकि दूर बच्चे देख पाए। डॉक्टर ईशा, बच्चों की आई चेकअप किस उम्र से शुरू कराना चाहिए और कितनी बार कराना चाहिए? मतलब अगर हम मंथली बात करते हैं तो कितनी बार आई चेकअप के लिए किसी भी बच्चे को जाना चाहिए? देखिए, टेक्निकली तो जो नवजात बच्चा होता है, सबसे पहला आई चेकअप उसका हॉस्पिटल में बर्थ के बाद में हो जाना चाहिए, ये देखने के लिए कि उस पैदाइशी बनावट जो है आंखों की वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि आगे का पूरा डेवलपमेंट उस पर डिपेंड करता है। अगर ये चेकअप मिस हो गया है तो पेरेंट्स 1 साल के पहले बच्चे को कभी भी ला सकते हैं अपने आई चेकअप के लिए, जिससे कि हम ये देख लें कि उनकी बनावट नॉर्मल है। उसके अलावा 3 साल की उम्र में, 3 साढ़े 3 साल की उम्र में जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, तब उसके चश्मे के नंबर की जांच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे की सारी पढ़ाई लिखाई, स्कूल में परफॉर्मेंस आपकी आंखों पे डिपेंड करता है। हम ये भी रिकमेंड करते हैं कि 5 साल की उम्र के बाद, जब बच्चों की लंबाई चौड़ाई सब बढ़ रही है, साथ साथ में आंखें भी बढ़ रही हैं, एनुअल चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल डॉक्टर ईशा, और ऐसे कौन से साइंस है जिससे पेरेंट्स को ये समझ आ जाता है कि अब बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी है? ये बात तो आपने बहुत अच्छी पूछी, क्योंकि ये सिर्फ डॉक्टर्स और टीचर्स हैं जो सबसे क्लोजली बच्चों के साथ में काम करते हैं। उनके लिए साइंस को पहचानना और सही वक्त पे बच्चे को हॉस्पिटल लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आंखों का तिरछापन होना, क्या बीच बीच में आपका बच्चा आंखें अंदर ले जाता है या बाहर ले जाता है, या फिर बच्चा बहुत पास से किसी चीज़ को देख रहा है, आंखें या सर तिरछी करके किसी चीज़ को देख रहा है, या फिर स्कूल में कॉपी करने में उसको दिक्कत हो रही है, आसपास के बच्चों के बुक्स में पढ़ने में उसको दिक्कत हो रही है, या फिर उसकी आंखें एक जगह ठहरती नहीं है, क्या वो हिलती रहती हैं, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। ये तो आपकी नज़र की बात हुई। इसके अलावा आंखों में लालपन होना, आंखों में सफ़ेदी दिखना, या कोई और तरह की चीज़ दिखना जो कि आपको नॉर्मल से अलग लग रही है, इन सारे केसेस में बच्चे को ज़रूर डॉक्टर से मिलवाएं। डॉक्टर ईशा, मैं अगर केसेस देखूँ, रीसेंट के केसेस, और हम पुरानी जनरेशन की बात करें, जो एक्स जनरेशन है, जो मिलेनियल्स है, वहाँ पर चश्मे लगाने वाले लोग बहुत कम हुआ करते थे। पर अगर मैं अभी की जनरेशन की बात करूँ तो 10 आउट ऑफ 7 ऐसे होंगे जो चश्मा लगाते ही होंगे। तो क्यों इस तरह के केसेस बढ़ते जा रहे हैं? तो जैसा कि आपने सही नोटिस किया कि 7 आउट ऑफ 10 जो है चश्मा लगा रहे हैं, और ये प्रेडिक्शन है फ्यूचर में बाय 2050, जो कि बहुत दूर नहीं है, आज से 25 साल हमारी नेक्स्ट जनरेशन, उसमें से 3 में से हर 2 बच्चों को चश्मा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? आप खुद सोचिए कि क्या हमारे बचपन में, हमारे माँ बाप के बचपन में इतनी स्क्रीन्स थी, इतना इंडोर टाइम था, इतने छोटे छोटे घर थे, जिससे कि बच्चों की नज़र जो है 10 फीट में सिमट के रह गई है। ना बच्चे आजकल बाहर खेलने जा पा रहे हैं, ना उनको धूप की रोशनी मिल रही है। तो ये जो आंखों की ग्रोथ है, ये हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। जैसे कि पुराने
पुराने ज़माने में बच्चे बहुत दूर दूर तक दौड़ते थे, 5-5 किलोमीटर तक दौड़ते थे, थकते नहीं थे। बट आजकल के बच्चे थक रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको आदत नहीं है ऐसा करने की। सेम चीज़ हम आँखों के बारे में बात करें तो आजकल के एनवायरनमेंट में बच्चों को सिर्फ पास देखने की आदत है, उस कारण से उनको दूर की नज़र के लिए चश्मा जो लग रहा है वो बढ़ रहा है, और इसे हम कहते हैं मायोपिया पैंडेमिक। इसके लिए बच्चों को सही सेहतमंद एक्टिविटीज़ करवाना बहुत ज़रूरी है। सही कहा, अभी के जो बच्चे हैं उनका इम्यून सिस्टम ही बहुत वीक हो गया है। तो मैं अब आपसे कुछ मिथ्स के बारे में बात करूंगी, क्योंकि मिथ्स बहुत ज़्यादा है आंखों को लेकर। ऐसा कहा जाता है कि गाजर खाने या घास पर चलने से चश्मा उतर जाता है, कितना सही है ये? देखिए, गाजर खाने और घास पर चलने की जो कहानियाँ हैं वो इसीलिए हैं ताकि बच्चे एक तो सही न्यूट्रिशन लें। जो हम विटामिन ए, सी, डी, ई की बात करते हैं वो सब गाजर जैसे फल, लाल फल जो होता है इनमें ज़्यादा होता है, केले में होता है, नींबू के रस, संतरे में, इन सब में होता है। इसीलिए गाजर खाने की बात पुराने ज़माने में कही गई है। और रही बात घास में चलने की बात या घास पर नंगे पैर चलने की बात, इम्पॉर्टेंट ये है कि घास खुले आसमान के नीचे हो। घास पर बच्चे को चलने के लिए इसलिए बोला गया है कि घास में चलते चलते वो दूर पेड़ पौधे पक्षियों को देखता है, दूर आसमान में देखता है, दूर देखना सीखता है। बट अगर बच्चा फ़ोन लेके घास पर चल रहा है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, वही बात हो गई है कि बाहर जाने वाला कॉन्सेप्ट आ गया है लेकर। एक ये भी मिथ होता है कि चश्मा अगर कोई ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए लगाता है तो उसकी आदत पड़ जाती है। देखिए, चश्मा आदत नहीं है, ज़रूरत है। हम ऐसा तो नहीं कहते कि हम दिन में 4 बार खाना खाएंगे तो हमारी आदत पड़ जाएगी। वो हमारी बॉडी की नीड है, ठीक है। जब भूख लगेगी तब खाना खाना है। वैसे ही अगर नज़र कमज़ोर है तो चश्मा लगाना है। तो चश्मा लगाने से चश्मे की आदत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसकी ज़रूरत है इसलिए उसको चश्मा लगाना है। इनफैक्ट चश्मा लगाने से नज़र तेज़ होती है, चश्मे का नंबर कम नहीं होता, बट एटलीस्ट उससे बच्चे को साफ दिखता है। डॉक्टर ईशा, एक सजेशन बहुत ज़्यादा दिया जाता है कि अगर किसी बच्चे को कंजक्टिवाइटिस है तो उसको देखे नहीं, उससे दूर रहे। ऐसे व्यक्ति को देखने से हमारी आंखें भी लाल हो जाती है, ये कितना सही है? ये अगेन एक मिथ है। बेसिकली पुराने ज़माने में ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि कंजक्टिवाइटिस जो है, बच्चों के आंसू जब वो आँख मलते हैं, इधर उधर हाथ लगाते हैं और उसी चीज़ को दूसरे बच्चे हाथ लगाते हैं, फिर अपनी आंखें मसलते हैं, तो बेसिकली उस तरीके से फैलता है। तो बेसिक ये जो आँखों की तरफ मत देखो, एक हाइजीन की तरह है, क्योंकि पुराने ज़माने में कोई आइसोलेशन तो समझता नहीं था कि भाई कंजक्टिवाइटिस पेशेंट के साथ में अपना तकिया शेयर ना करें, रुमाल शेयर ना करें। तो एक मिथ बना दी कि भाई देखो ही मत, उस तरफ तो कुछ शेयर ही नहीं करोगे। तो बेसिकली सिर्फ ये मिथ है, देखने से कुछ नहीं होता है। हमें हाइजीन मेंटेन करनी होती है जिससे कि कंजक्टिवाइटिस फैलने से रुकती है। अच्छा, एक बहुत बड़ा सजेशन ये भी दिया जाता है कि अगर चश्मा ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए लगाओगे या ज़्यादा लगाते हो तो आंखों का नंबर खत्म हो जाएगा। अगेन, चश्मा लगाने से आंखों का नंबर ख़त्म नहीं होता है। चश्मा लगाने से सिर्फ और सिर्फ नज़र तेज़ होती है। जैसे स्टूल पे चढ़ने से हमारी हाइट नहीं बढ़ जाती, हम सिर्फ ऊंचाई पहुंच पाते हैं, वैसे ही चश्मा एक स्टूल की तरह है जो कि आपकी बच्चों की नज़र को दूर ले जाने में, सही तीव्र करने में मदद करता है, बट उससे चश्मा का नंबर ख़त्म नहीं होता है। डॉक्टर ईशा, हमने आई केयर की बात की, आई चेकअप की बात की। अब एक ज़रूरी चीज़ ये भी हो जाती है कि बच्चा अपना ज़्यादातर समय घर में निकालता है, तो उसका डेली रूटीन क्या होना चाहिए? तो देखिए भाई, ज़्यादातर समय घर में बिताने का नुकसान यही है कि हमारी आंखों को हम जैसी आदत डालेंगे वो वैसी दुनिया देखेगी। अगर हम छोटे बंद कमरे, दीवारें पास में देखने की आदत डालेंगे तो हमारी आंखों की वैसी ही दुनिया होगी और उसमें मायोपिया, माइनस नंबर का चश्मा लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए ये इंश्योर करें, स्कूल टीचर्स से, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि दिन में 2 घंटा, जैसे कि चाइना ने किया, नीदरलैंड्स ने किया, बच्चों का आउटडोर टाइम कंपलसरी होना चाहिए। और ये आउटडोर टाइम दिन के 2 बजे तपती धूप में नहीं कि बच्चा बीमार पड़ जाए। सबसे सही टाइम ये होता है कि सुबह आप 10 बजे के पहले या शाम को 4 से 6 के बीच में, जब सूरज की गर्मी कम होती है बट रोशनी तेज़ होती है, तब बच्चों को बाहर 2 घंटे के लिए ज़रूर खेलने के लिए भेजें। फुटबॉल के ऊपर चेस को चूज़ करना एक्टिविटी के लिए, क्योंकि वो कन्वीनियंट है, हमारा बच्चा सेफ़ है, बट ये उसकी आंखों के लिए सेफ़ नहीं है। फुटबॉल जैसी आउटडोर एक्टिविटीज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चे को दूर की नज़र पैनी करनी है। डॉक्टर ईशा, अगर मैं अभी की जनरेशन की बात करूँ, जेन अल्फ़ा और जेन बीटा जो जनरेशन आ रही है, वो उनकी पूरा दिन स्क्रीन पर निकलता है। मतलब अगर वो खाना नहीं भी खा रहे हैं तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स या तो फ़ोन दे देते हैं या कुछ टीवी पर चला देते हैं, उसके बाद ही वो खाना खाते हैं। इनको क्या करना चाहिए? ये तो बहुत बुरी आदत है। देखिए, आंखें और मानसिक तौर दोनों पे ये जो आदत है ये बहुत गलत है। एक तो आप बच्चे का जो खाने का तरीका है, उसका फूड से जो रिलेशनशिप है कि भाई खाना पेट भरने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए है, वो खाना एंटरटेनमेंट की तरह यूज़ कर रहा है। इसीलिए ओबेसिटी वगैरह भी दुनिया में बढ़ रही है, क्योंकि बच्चा टीवी देखते देखते उसको पता ही नहीं चलता है वो क्या खा रहा है, कितना खा रहा है। प्लस ये भी होता है कि दिन भर स्क्रीन देखने से आंखों में थकान होना। देखिए, हमारी नेचुरल स्टेट है, हम पिछले 20 साल में ही इतना पास का काम जो है दुनिया में बढ़ा है। हमारी आंखों की नेचुरल स्टेट है दूर देखना,
ठीक है, तो जितनी छोटी स्क्रीन और जितनी पास में होगी वो उतनी आंखों के लिए ज़्यादा नुकसानदायक है। 2 साल से नीचे के बच्चों को तो फ़ोन दिखाना ही नहीं चाहिए। उसके बाद भी 17-18 साल की उम्र तक, जब तक कि बच्चे के लिए कंपलसरी नहीं है कि भाई अब तो कॉलेज जाना है, ऑफिस में काम करना है, तब तक भी आपका डेली स्क्रीन टाइम जो है वो आधे घंटे 45 मिनट से कम ही होना चाहिए। प्लस मैं ये रिकमेंड करूँगी कि छोटे बच्चों को, 5 साल से कम उम्र वाली बच्चों को फ़ोन तो ना ही दें, क्योंकि इसका मानसिक और शारीरिक दोनों असर बहुत बुरा है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा थोड़ी बहुत देर एंटरटेनमेंट देख ले, वीडियोस देख ले, तो जितनी बड़ी स्क्रीन और जितनी दूर होगी, जैसे कि टीवी दूर होना, ये उसकी आंखों के लिए फिर भी ठीक है, बट फ़ोन इज़ अ बिग नो, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर ईशा, अगर मैं जनरेशन की बात ही कर रही हूँ तो अभी जो है डिजिटल एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया है, तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए? एक ब्लू गार्ड लेंस आता है, क्या उसका इस्तेमाल करना सही है या फिर नॉर्मल टाइमिंग कम करके पढ़ाई करनी चाहिए? देखिए, डिजिटल स्क्रीन अब कोई अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हमें इस ज़माने में आगे बढ़ना है तो ज़माने के साथ चलना पड़ेगा, एंड एवरीथिंग इज़ डिजिटल नाउ, ठीक है। बट हम इसको सेहतमंद तरीके से कर सकते हैं। एक 20-20-20 रूल होता है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर 20 मिनट्स आप किसी स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तो 20 मिनट 20 सेकेंड्स का ब्रेक लें और 20 बार पलकें झपकाएं, जिससे कि आपकी आंखों में आंसू ठीक तरह से फैले और आपकी आंखों को पास में जो एकदम आंखें कॉन्सेंट्रेट करके फोकस करके देख रही हैं उसमें उसको ब्रेक मिले, जिससे कि पास का स्टिमुलस कम हो जाए। दूसरी चीज़ हमें ये करनी चाहिए कि हमें कभी भी बिस्तर पर बैठ कर एकदम स्क्रीन के एकदम पास आकर काम नहीं करवाना चाहिए बच्चों से। प्रॉपर टेबल चेयर पे आसपास की लाइट अच्छी हो, ऐसी जगह पे काम करवाए जिससे कि आंखों पे स्ट्रेन कम पड़े। तीसरी चीज़ हमें ये करनी चाहिए, पानी बहुत पीना चाहिए बच्चों को, जिससे कि आंसू वगैरह ठीक से बने और आंखें हेल्दी रहें। और ब्लू कट ग्लास का स्क्रीन और नंबर के चश्मे के रिश्ते का कोई रिलेशन नहीं है। ब्लू कट ग्लास से सिर्फ ये फ़ायदा, ये सिर्फ उन प्रोफेशनल्स के लिए है जिनको एकदम आधी रात को काम करना होता है डिजिटल स्क्रीन पे। बच्चों में जो आधी रात को डिजिटल स्क्रीन यूज़ ही नहीं कर रहे, ब्लू कट का कोई रोल नहीं है। ब्लू कट ग्लास बेसिकली क्या होता है, वो सूर्य की जो ब्लू लाइट होती है जो कि हमें जगा के रखती है, जो कहते हैं कि सुबह सुबह उठ के सूरज को देखो तो ताज़ा फील करोगे, वो उस रोशनी को कट करता है, जिससे कि रात में आपकी नींद ना उड़े, आपका जो रिदम होता है सर्काडियन रिदम सोने का जगने का, वो अफेक्ट ना हो। तो ब्लू कट ग्लास सिर्फ उस रिदम को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। इसमें बच्चों के चश्मे के नंबर का बढ़ने का, रुकने का, इस चीज़ का कोई रोल नहीं है। बच्चों के चश्मे के नंबर बढ़ने का डायरेक्ट रोल आपका टाइम, कितने टाइम के लिए आप स्क्रीन देख रहे हैं, उससे है। बहुत ज़रूरी जानकारी आपने शेयर किया डॉक्टर ईशा। अब आप मुझे ये बताइए कि मायोपिया क्या होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका इलाज क्या होगा, किस तरह के ट्रीटमेंट्स इसके लिए होते हैं? मायोपिया बेसिकली माइनस नंबर होता है। जैसा कि मैंने कहा कि दुनिया में बच्चों को जो है दूर का चश्मा, माइनस नंबर का चश्मा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनकी नज़र करीब को सीमित रह गई है। तो क्योंकि इस तरह का लाइफस्टाइल है, और प्लस हमारी जनरेशन में ही इसमें एक जेनेटिक फैक्टर आता जा रहा है, क्योंकि आज की जनरेशन को माइनस नंबर है तो 50% चांस है कि उनके बच्चों को भी माइनस नंबर होगा। ये मायोपिया होता है। इसमें जो आंखें होती है वो नॉर्मल से ज़्यादा लंबी होती चली जाती है। अब जो चीज़ लंबी हो गई है, जिस बच्चे की हाइट ऑलरेडी बढ़ गई है, क्या हम उसकी हाइट कम कर सकते हैं? नहीं। उसी तरह अगर आँख की लंबाई ऑलरेडी बढ़ चुकी है तो हम उसको कम नहीं कर सकते, बट हम उसका बढ़ना रोक सकते हैं, जिसके लिए सही चश्मा का नंबर लगवाना, डॉक्टर से परामर्श लेना, जिससे कि वो बता सके कि अगर ये नंबर बढ़ रहा है तो किस तरह की ड्रॉप्स डालनी चाहिए, या किस तरह का चश्मा, स्पेशल चश्मा यूज़ करना चाहिए, या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। इस तरीके से मायोपिया का इलाज संभव है। बिल्कुल डॉक्टर ईशा, मेरे को एक मिथ भी याद आया, वो मिथ है या फैक्ट है वो आप बताइए। ऐसा कहा जाता है कि बच्चे होते हैं तो उनको काजल लगाया जाता है, बहुत ज़्यादा ही काजल लगाया जाता है, तो वो कितना इफेक्टिंग होता है आँखों के लिए? देखिए, साइंटिफिकली स्पीकिंग आँख के अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल बच्चों के नहीं जाना चाहिए। पहली बात तो ये कि काजल कितना साफ़ सुथरा है, कितना महीन है, दरदरा तो नहीं है, इन सब चीज़ों से आँख में इंजरी होने का बहुत ज़्यादा चांस है। आपको काजल लगाना है, बाहर काला टीका लगाइए, बट आँख के अंदर कोई भी बाहर की चीज़ नहीं जानी चाहिए। आंसू हमारा नेचुरल एंटीबायोटिक है जो आँखों को क्लीन रखता है, जो कि रोशनी बढ़ा के रखता है। हम उसमें काजल डालकर उसको दूषित कर देते हैं, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर ईशा, क्या बच्चों के लिए कोई आई एक्सरसाइज भी होती है, क्या उनसे सच में फ़ायदा भी मिलता है? देखिए, आई एक्सरसाइज डिपेंड करती है कि प्रॉब्लम क्या है। सब बच्चों के लिए सब एक्सरसाइजेस फ़ायदेमंद नहीं है, और सब बच्चों के लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी भी नहीं है। एक तो जो सिंपल एक्सरसाइजेस स्कूल में चलाते हैं कि इधर देखें, उधर देखें, ऊपर नीचे देखें, ये अगेन इस चीज़ के लिए है ताकि बच्चा पूरे टाइम पास देखता रहता है, तो बीच बीच में अपनी पलक उठा के, नज़र उठा के दूर देखे, इधर उधर आँख घुमाए, वो नॉर्मल है। बाकी एक फोकस करने की एक्सरसाइज होती है, वो उन्हीं बच्चों को करनी चाहिए जिनको फोकस करने में प्रॉब्लम है।
तीसरी चीज़ होती है विजन थेरेपी। विजन थेरेपी और एक्सरसाइज अलग अलग चीज़ें। एक्सरसाइज नॉर्मल लोग करते हैं, थेरेपी उन बच्चों के लिए होती है जिनकी आंखों में कुछ कमी हो, जिनका नज़र ठीक से डेवलप ना हुई हो, तो वो तो डॉक्टर के परामर्श के बाद ही करना चाहिए। डॉक्टर ईशा, अगर किसी भी बच्चे को चश्मा लगा हुआ है तो किस तरह से वो रूटीन अपना चेंज करे कि वो चश्मा परमानेंटली हट जाए, या ऐसा पॉसिबल भी है? देखिए, चश्मा किस कारण से आया है वो बहुत ज़रूरी है जानना। अगर मायोपिया है, माइनस नंबर है, तो रूटीन ठीक करने से ये नंबर बढ़ने से रुकता है, बट वो पूरी तरह ख़त्म नहीं होता है। अगर चश्मा प्लस नंबर है और छोटा सा ही प्लस नंबर है, तो हो सकता है कि वो ग्रोथ के साथ में थोड़ा सा कम हो जाए। पूरी तरह जाएगा कि नहीं, इसके कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। तीसरी चीज़, अगर आपको चश्मा लगा है तिरछेपन के लिए, तो पूरे टाइम चश्मा लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आंखें जो फोकस नहीं कर पा रही है वो चश्मे से ही फोकस करना सीखते हैं। और छोटे बच्चों का आँख का और ब्रेन का रिलेशनशिप कच्चा होता है। अगर वो चश्मा पूरे टाइम लगाएंगे, उनकी आंखें फोकस्ड रहेंगी, तो ये जो रिश्ता है आँख और ब्रेन के सिग्नल का, वो सही तरीके से बढ़ेगा। तो हमें चश्मा एक तो पूरे टाइम लगाना चाहिए, चश्मे को साफ़ रखना चाहिए, चश्मे को नाक पे बहुत ज़्यादा नीचे खिसका के नहीं करना चाहिए, लगाना चाहिए, क्योंकि उससे नंबर जो है वो गलत हो जाता है। और यही है कि अपना पढ़ाई करते टाइम और पूरे टाइम आप चश्मा लगाएं। क्लास में टीचर्स भी इंश्योर करें कि जिन बच्चों को चश्मा है वो चश्मा लगाए रखें। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर ईशा, पीडियाट्रिक कैटरैक्ट के बारे में भी जानना चाहूँगी मैं कि वो एग्जैक्टली होता क्या है, और ये एडल्ट्स की उससे अलग होता है या बच्चों का कुछ अलग ट्रीटमेंट इसमें किया जाता है? देखिए, मोतियाबिंद जो होता है वो बेसिकली लेंस की सफ़ेदी होती है। ये बड़ों में नेचुरल, जो बड़े बूढ़े होते हैं उनमें नेचुरली ये लेंस सफ़ेद होता है, जैसे हमारे बाल सफ़ेद होते हैं उम्र के साथ में। बट क्या बच्चों के सफ़ेद बाल नेचुरल है? नहीं। उसी तरह बच्चों का सफ़ेद मोतिया भी नेचुरल नहीं है। ये कभी कभी जो होता है गर्भ में ही से ही बच्चों को मोतियाबिंद हो सकता है, जो कि किसी तरह की कमी या चोट का निशान हो सकता है जो गर्भ में बच्चे को मिली हो। तो इसका इलाज एज सून एज पॉसिबल, जितना हम शीघ्र करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि मोतिया आँखों के अंदर बच्चों की आँखों में रोशनी जाने से रोकता है। और अगर ये रोशनी रुकी रही तो हमारी आँख कभी नॉर्मल नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसको आदत ही नहीं पड़ेगी रोशनी देखने की। तो ये इस तरह से अडल्ट से डिफरेंट होता है। अडल्ट मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद आंखें एकदम बैक टू नॉर्मल हो जाती हैं, बट बच्चों की मोतियाबिंद की सर्जरी सिर्फ सर्जरी तक सीमित नहीं होती, उनको विजुअल ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। डॉक्टर ईशा, बच्चों में तिरछापन भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है, आंखों में तिरछापन जो आ जाता है वो अपने आप रिकवर होता है या उसके लिए कोई स्पेसिफिक इलाज किया जाता है? ये बहुत बड़ा मिथ है। देखिए, आंखों में तिरछापन आता है इसीलिए क्योंकि ब्रेन और आँख के रिलेशनशिप ठीक नहीं है, या उसमें सिग्नलिंग ठीक नहीं है। आप ये समझो कि एक आँख को तो ब्रेन कंट्रोल कर पा रहा है बट दूसरे को नहीं कर पा रहा है। तो ये खुद ब खुद उम्र के साथ नहीं जाता है, और अगर इसका सही समय पे इलाज ना किया जाए तो लेज़ी आई, या फिर वो दिमाग जो हमारी आँख इधर उधर जा रही है, दिमाग उसको भूलने लगता है धीरे धीरे, जिसको कि हम लेज़ी आई बोलते हैं। तो समय पर स्क्विंट का इलाज होना बहुत ज़रूरी है। ये उम्र के साथ खुद ब खुद नहीं ठीक होता है, ये बढ़ता है अगर इसको सही इलाज ना मिले तो। और एक बार आपके या बच्चों की आंखों की नज़र 6-7 साल की उम्र तक पक्की हो गई तो उसके बाद में नॉर्मल कर पाना बहुत मुश्किल है, प्रकृति के खिलाफ हो जाता है वो। इसके डॉक्टर ईशा, आप लेज़ी आई के बारे में बात कर रही है, तो उसका किस तरह का ट्रीटमेंट होता है, क्या किया जाता है एग्जैक्टली? क्योंकि लेज़ी आई समथिंग जो अगर किसी को है भी तो उसको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता है। अगेन, जैसा कि मैंने समझाया कि अभी आँख और दिमाग का रिश्ता कच्चा है, और इसको हमें ब्रेन को याद दिलाते रहना है कि आपको दोनों आँखों से सेम टाइम पे सेम पॉइंट पे फोकस करना है। लेज़ी आई में ऐसा नहीं होता। लेज़ी आई में ब्रेन हमारी एक आँख को भूल जाता है और सिर्फ एक आँख से फोकस करके देखता है। 6-7 साल की उम्र तक ये वाला जो रिश्ता है ये सीमेंट की तरह पक्का हो जाता है। अगर तब तक हम 6-7 साल के पहले ही लेज़ी आई का ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं तो हम दोनों को सही तरीके से फोकस करवा सकते हैं, वरना एक आँख की नज़र हमेशा के लिए कमज़ोर रह जाती है। आजकल इसके बहुत सारे तरीके आ गए हैं। हम पैचिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, फोकसिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, डिजिटल थेरेपीज़ भी देते हैं, जिससे कि बच्चे मज़े से वीडियो गेम खेल कर भी लेज़ी आई का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो डॉक्टर के परामर्श के साथ किस लेवल की लेज़ी आई है और बच्चे की क्या ज़रूरत है, उसके साथ में हम ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर ईशा, आरोपी क्या है, और ये टर्म भी बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, और किन बच्चों को इसका खतरा ज़्यादा होता है? आजकल क्या है, नवजात बच्चों की थैंकफुली लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छी हो गई है। हमारी जो नई टेक्नोलॉजी है उससे हमारे एकदम प्री मैच्योर बच्चे जो होते हैं, जो वक्त के पहले 32 वीक्स के पहले पैदा हो जाते हैं, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी हो गई हैं कि हम उनको नॉर्मल ज़िंदगी दे सकते हैं।
बट क्योंकि बच्चा प्री मैच्योर है, जो गर्भ में उसका पूरा डेवलपमेंट होना था वो नहीं हुआ है, तो आँखों में भी जो रोशनी का पर्दा होता है, रेटिना हम जिसको कहते हैं, उसका डेवलपमेंट अधूरा रह जाता है, जिसको हम रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी कहते हैं। इसीलिए सारे प्री मैच्योर बच्चों का कंपल्सरीली हम रेटिनोपैथी का स्क्रीनिंग करते हैं, और जिन बच्चों में हमें लगता है कि कुछ कमज़ोरी है उसका इलाज उस हिसाब से करते हैं। डॉक्टर ईशा, अगर पेरेंट्स की हम बात करें, मतलब मम्मी और पापा अगर चश्मा लगाते हैं, क्या ये ज़रूरी है कि बच्चे को भी चश्मा लगेगा, या ये जेनेटिक होता है? तो देखिए, मम्मी पापा का चश्मा किस कारण से आया है, क्या मम्मी पापा को बचपन में भी चश्मा था, उस चीज़ पे ये चीज़ बहुत डिपेंड करती है। क्योंकि जेनेटिक रिलेशन मायोपिया का डेफिनेटली होता है, हाइपरमेट्रोपिया का भी डेफिनेटली होता है। अगर मेरा चेहरा गोल है तो मेरे बच्चे का भी चेहरा गोल होता है। वैसे ही आँखों के नंबर का भी रहता है, अगर मेरी आँखें लंबी हैं तो 50% चांस है कि मेरे बच्चों की भी आँखें लंबी होंगी, और अगर दोनों पेरेंट्स की आँखें लंबी हैं तो 3 में से 2 बच्चों की भी आँखें लंबी होंगी या छोटी होंगी जिस भी तरीके से। तो ये बनावट डेफिनेटली पेरेंट्स पे डिपेंड करती है। और डॉक्टर ईशा, ये भी बताइए कि बच्चों को आंखों की एलर्जी से कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों को आदत होती है अपनी आंखों को बार बार हाथ लगाने की, और किन बातों का ध्यान पेरेंट्स को रखना चाहिए? देखिए, आजकल सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज जो एलर्जी का मैंने नोटिस किया है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा लैपटॉप, डिजिटल स्क्रीन, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, भाई हमने तो कभी साबुन से लैपटॉप धुलते देखा नहीं, तो उसमें सबसे ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स और फंगस होते हैं। तो उनको आप जब यूज़ करते हैं और उसके बाद जब बच्चा अपनी आंखें मसलेगा तो उसको एलर्जी इन्फेक्शन होना स्वाभाविक है। तो डिजिटल स्क्रीन से अगर दूर रहेंगे तो ये भी अपने आप कंट्रोल होता है। इसके अलावा जो मेजर कॉज है एलर्जी का वो है पर्यावरण में प्रदूषण, धूल मिट्टी। जब बाइक पे, गाड़ी पे बच्चा बिना चश्मे के, बिना हेलमेट के घूमता है तो आँखों में डायरेक्टली धूल मिट्टी कचरा सब जाता है, तो उससे भी बच्चों का बचाव करें। सनग्लासेस पहनवाएं उनको। बाहर जब बच्चा खेलने जाता है तो प्रोटेक्टिव गॉगल्स पहन सकता है अगर धूल मिट्टी में खेलने जा रहा है, तो इन सब तरीक़ों से हम एलर्जी से बचा सकते हैं। डॉक्टर ईशा, बच्चों में कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है और इसे कैसे पहचाना जा सकता है, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। ऑफ कोर्स, देखिए, कलर ब्लाइंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की टेस्ट करवाना, क्योंकि आपके बच्चों का करियर पाथ उनकी कलर ब्लाइंडनेस के स्टेटस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, जिसमें कलर ब्लाइंडनेस एक्सेप्टेबल नहीं होती है, जिसमें कैमोफ्लैज और कलर के बेसिस पर ही सारा काम होता है। तो अगर आपको बचपन से पता है कि आपका बच्चा कलर ब्लाइंड है कि नहीं, तो आप उसका फ्यूचर उस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस बेसिकली जेनेटिक कंडीशन होती है, जैसे कि जो जीन डिटरमिन करती है रेड और ग्रीन के बीच में डिफरेंशिएट करना। ये बात अगर आज नहीं है तो ऐसा नहीं है कि 20 साल बाद आ जाएगी, और अगर 20 साल बाद है तो ऐसा नहीं है कि बचपन में नहीं थी, ये बाय बर्थ ही डिसाइड हो जाता है। तो उस हिसाब से टेस्ट करते हैं। डॉक्टर ईशा, अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि बच्चों को बाहर खेलना चाहिए, पर अगर मैं आज के एनवायरनमेंट की बात करूं, जो प्रदूषण है वो भी तो अफेक्ट करता होगा ना आँखों को? हाँ, डेफिनेटली पोल्यूटेड एरियाज़ में खेलने से तो एलर्जी होती ही होती है। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना ही है कि बच्चे किस तरह की जगह पे खेल रहे हैं, क्या वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, गाड़ियों का धुआं बहुत ज़्यादा है, या कोई कंस्ट्रक्शन साइट तो नहीं है जिससे कि आँख में चोट लग सकती है। ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान डेफिनेटली रखना है। तो सेफ जोन में खिलवाइए, बट डेफिनेटली बाहर खिलवाइए। डॉक्टर ईशा, हम एक बार फिर से फूड की ही बात करेंगे। अगर स्पेसिफिक आपको एक डाइट चार्ट देना हो, क्योंकि अगर मैं पुराने टाइम की बात करूं तो आंवला खाने को बोलते थे बच्चों को कि आंखें ठीक होती है, इस तरह का क्या डाइट चार्ट हो सकता है बच्चों के लिए? आपने आंवले की बात करी, आंवला हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ विटामिन सी। बिल्कुल आंवला खाइए, बहुत ज़रूरी है हमारे कोलेजन टिश्यू, जिससे कि आंखों की स्ट्रेंथ बढ़ती है, लंबाई बढ़ने से कम होती है, वो बहुत ज़रूरी है। प्लस कुरकुरे की जगह आलमंड्स खिलाइए। सुबह सुबह उठ के बच्चों को अगर वो फ़ोन देखते देखते चिप्स मांग रहे हैं तो चिप्स की जगह बनाना दे दीजिए। तो इस तरह का रिप्लेसमेंट अगर आप करेंगे, देखिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप कुछ भी करें, बच्चों के लिए रोज़ डेली एक फ्रूट खाना, वेजिटेबल्स खाना बहुत ज़रूरी है, और ड्राई फ्रूट्स आर ऑलवेज गुड फॉर योर रेटिनल हेल्थ। डॉक्टर ईशा, फिर वही सवाल आ जाता है कि अगर इस जनरेशन की बात करें, वही जेन अल्फा, जेन बीटा, ये जो बच्चे हैं ये वार्म लाइट्स पर ज़्यादा फोकस रहते हैं कि उनकी रूम्स में उनको ब्राइट लाइट नहीं चाहिए, वार्म लाइट चाहिए, तो उससे आंखें कितनी अफेक्ट होती है? उसी में उनको पढ़ाई करना होता है, या यूँ कहूँ कि वाइब क्रिएट करना होता है? तो देखिए, इंसान का जो डेवलपमेंट हुआ है वो सूर्य की रोशनी के नीचे हुआ है, तो जो भी लाइट सूर्य की रोशनी जैसी है वो हमारी आंखों के लिए अच्छी है। उसके अलावा जो भी लाइट है वो इंसानी आंखों के लिए तो डेफिनेटली अच्छी नहीं है, है ना। जो जानवर नेचर में जिस लाइट में रहता है, ठीक है, उसकी आंखें उसी तरह डेवलप होती हैं।
तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा अंधेरे वगैरह में रहेंगे तो आपको एक तो मायोपिया होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अंधेरे में, वार्म लाइट्स में, रेड लाइट्स में या ब्लू टोन्स में आपको दूर का विजन कभी अच्छा नहीं होता। तो ये आंखों के रेटिना के लिए बहुत हानिकारक है। हो सकता है उनको 10 साल तक इसका इफ़ेक्ट ना दिखे, बट उसके बाद जब ये इफ़ेक्ट दिखेगा तो ये बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि लाइट हमारी सूर्य की जैसी हो। जो आजकल ऑनलाइन बहुत सारे स्टडी लैम्प्स मिलते हैं जो कि सूर्य की रोशनी जैसे होते हैं, 3000-4000 केल्विन के बीच में। और आसपास की लाइट भी जो है आपकी ब्राइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेबल पे एक ही गोले पे फोकस है कि बस स्टडी लैम्प हमने चालू कर दिया, आसपास पूरा अंधेरा है। उससे क्या होता है, एक ही फोकस से लाइट आने पे आंखों में बहुत तेज़ लाइट पड़ती है और आंखें बंद होने लगती हैं, मिचमिचाने लगती हैं, जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर ईशा, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ज़रूरी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। थैंक यू, इट वॉज़ नाइस बीइंग हियर। और प्लीज़ नेत्र रोग विशेषज्ञ से परामर्श लें और अपनी बच्चों की आंखों की देखभाल करें। थैंक यू। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश आयुष्मान में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।